गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में अपन देखते हैं जो अपन ने पिछला देखा था, तो जो क्लोज सिस्टम के जो प्रोसेस हैं, क्लोज सिस्टम के प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, क्लोज सिस्टम के जो प्रोसेस हैं उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो अपन ने देखा था। आज अपन एक एक्सप्रेशन देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सप्रेशन को एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन है अपना prove that Cp minus Cv is equal to R for ideal gas। ठीक है, फॉर आइडियल गैस। यहाँ पे आपको एक नोट ध्यान में रखना है, हीट ट्रांसफर at constant volume increase in internal energy, हाँ 82 हो गए। और सेकेंड क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अपन ने क्या देखा था, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसके लिए जो हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन थी dq इज इक्वल टू du प्लस dw अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dq बराबर 0, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम dq बराबर 0, तो ये dq किसके बराबर हुआ, dq इज इक्वल टू du के बराबर हुआ, दैट मींस u2 माइनस u1। तो क्या यहाँ पे अपने को क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि जो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज इन इसमें ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए ऐसी टर्म्स क्या मिलती है अपने को, dq फॉर कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू dh, चेंज इन एंथैल्पी मिलता था। पिछला जो एक्सप्रेशन जस्ट पिछला ही लास्ट क्लास में जो पढ़ा हमने कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन एंथैल्पी में चेंज को, तो H2 माइनस H1 ये था, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा वी नो दैट जो एंथैल्पी है वो क्या है, जो एंथैल्पी होती है किसके बराबर होती है, H प्लस PV, सॉरी H इज इक्वल टू U प्लस PV, एंथैल्पी का एक्सप्रेशन यही कहता है। एंथैल्पी क्या है, कंटेंट्स ऑफ हीट है, जिसकी यूनिट भी जूल है, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, इट इज द हीट contained by the system, इसकी भी यूनिट क्या रहती है, जूल, ठीक है, जो एनर्जी की यूनिट है वही इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको dH इज इक्वल टू du प्लस dV, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ देखिए फॉर आइडियल
आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू m cv dt। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट आएगी, ठीक है। तो यही अगर टर्म्स इसकी बात करें ds की तो क्या आएगा, m कांस्टेंट प्रेशर dt, ठीक है। और pv क्या होता है, mrp आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो dh क्या हो जाएगा, m cp dt इज इक्वल टू m cv dt प्लस p प्लस d pv बराबर m r e, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो m cp dt इज इक्वल टू m cv dt प्लस m r dt, ठीक है, m r dt। अब देखिए m cp dt इज इक्वल टू m cv dt प्लस, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, m dt को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा, cv प्लस r, cv प्लस r बचा। अब देखो कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, m से m कैंसिल हो रहा है, dt से dt कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल क्या बचा अपने पास, cp इज इक्वल टू cv प्लस r, ये टर्म्स बची। तो इस टर्म्स को मैं आगे लिख सकता हूँ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये अपन ने एक्सप्रेशन निकाला, इसका एक्सप्रेशन निकाला। ये क्या होती है, हीट स्पेसिफिक हीट, ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो R है वो क्या होता है, ये स्थिरांक है, गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये आपको पता ही है जो अपन जनरल आइडियल इक्वेशन में पढ़ते हैं R, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था आपका कि इसको अपन ऐसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए एक अपने को कंडीशन ये लगानी है कि हीट ट्रांसफर जो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है वो इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में होता है, इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में होता है। तो यही बात अगर अपन इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी ले रहा हूं तो यहाँ स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम की आएगी। अगर मैं dh एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ले रहा हूं तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी आएगी, कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको को पता है, शुरू में अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। और P बराबर मान इन फॉर्मूले को मैंने इक्वेशन, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया इस टर्म में, इसको मैंने ऐसे लिखा और इसमें ये भी पुट करी। जब ये पुट की और फर्दर सोल्व किया मैंने, तो मेरे को क्या मिला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम और मिडटर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके साथ साथ, अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने कल एक प्रोसेस पढ़े थे कि उसमें अपन ने देखा कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो प्रूव दैट polytropic specific heat always negative। तो अब अपन क्या देखेंगे, इसका भी एक्सप्रेशन देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट होती है उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है और वह नेगेटिव मिलता है तो वह किस कंडीशन में मिलता है, ठीक है। तो क्या है, प्रूव दैट polytropic specific heat is
ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्या है ये? प्रूव दैट पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज नेगेटिव। सी किसकी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। इट इज ऑलवेज ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपन ने जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर निकाला था, हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू क्या निकाला था? गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक। आप इससे पीछे वाला जब लेक्चर पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें अपन ने जो पॉलीट्रॉपिक का जो वर्क डन हीट ट्रांसफर निकाला था, हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो क्या निकाला था? हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या निकाला था? dq इज इक्वल टू गामा माइनस n और गामा माइनस 1 और किसका? dw किसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या होगा? dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। इसका वर्क डन क्या है? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस। इसका वर्क डन होता है। इसके वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन देखते हैं, अब अगर और फर्दर देखें तो dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? Cp, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर m r P1 माइनस P2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एडिंग है P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर m r P1 P2। तो मैं ये टर्म्स किसके बराबर हुई मेरे? जो ये टर्म्स है, यहाँ मैं P1 की बात करूँ, जैसे मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसके लिए मैं देखूँ m r P1, ठीक है, m r P1, और यहाँ मैं देखूँ m r P2, ठीक है। अब जब ये एक्सप्रेशन मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 है, ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ m r P1 माइनस m r P2, m r P2, m r मैंने कॉमन ले लिया, एक्सप्रेशन क्या बचा? m r बचा ये मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ m r T1 माइनस T2, तो क्या हुआ? m r T1 माइनस T2 डिवाइड बाय n माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस 1। अब देखिए आप फर्दर सोल्व करें इसको, dq इज इक्वल टू गामा माइनस n, गामा माइनस n, इस m को मैं सबसे बाहर आगे ले लेता हूँ, m को, m मैंने यहाँ ले लिया, इस m को सबसे आगे ले लिया मैंने, ये जो m है इसको सबसे आगे ले लिया मैंने, तो मैंने क्या देखा? गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1, इस टर्म को इसके साथ लिख दिया, जो r है इसको मैंने गामा माइनस 1 ये लिख दिया, m को मैंने इधर लिख दिया, गामा माइनस n ये है, इसके नीचे इसको लिख दिया, और r है, r के नीचे गामा माइनस 1 को लिख दिया।
कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा ना फर्क मैथमेटिक्स में। पीछे क्या बचता है अपना? पीछे क्या बचता है? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो फाइनल एक्सप्रेशन अपना क्या? अपना इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो लास्ट मेरा क्या बनेगा? dq इज इक्वल टू m r अपॉन गामा माइनस 1 गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1। इधर क्या है? T1 माइनस T2 ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं? दिख रहा है? dq इज इक्वल टू, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस बाहर n r गामा माइनस 1 गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1, और ये क्या हो गया? T2 माइनस T1। ये क्या हो गया? T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहां देखिए dq इज इक्वल टू माइनस n, ये किसके बराबर है? cv के बराबर है। cv के बराबर है तो इसको मैंने क्या लिखा? cv, इसको क्या लिखा? गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया? T2 माइनस T1 है, इसको मैंने d थीटा लिख दिया। T2 माइनस T1 है, इसको मैंने d थीटा लिख दिया। अब यहां देखिए इस एक्सप्रेशन से मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, इससे मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, तो माइनस मैंने बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस m cv, यहां मैंने माइनस बाहर लिया n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1, और ये क्या है? n माइनस गामा अपॉन, ये मैंने माइनस यहां से माइनस बाहर लिया मैंने, तो ये चेंज हो गया, और माइनस यहां पे था, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, लेट अब अपन यहां मानते हैं लेट या इफ dq is equal to m c polytropic into इसको मैंने इक्वेशन बोल दी। अरे अपन देखते नहीं थे क्या, जो शुरू में इक्वेशन थी dq is equal to किसके बराबर है? tm c dt, ये था कि नहीं? ये था कि नहीं एक्सप्रेशन? तो फिर इसमें अपन ने दूसरा भी तो देखा था, m cv dt और dq m cp dt, देखा था कि नहीं देखा था? m cp m cv, ये देखते थे नहीं? ये जनरल इक्वेशन थी हीट ट्रांसफर की, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ये कांस्टेंट इसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे पॉलीट्रोपिक के लिए क्या माना? m c पॉलीट्रोपिक। c पॉलीट्रोपिक का मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। अब इक्वेशन dq को देखिए, dq इज इक्वल टू m cv, ये उस पूरे को मैं मान रहा हूँ m cv n माइनस गामा अपॉन n dt, और ये क्या है? dq इज इक्वल टू m c पॉलीट्रोपिक dt, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर सकते हो, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या? जो m c पॉलीट्रोपिक मिला हमें, c
सी पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ ये n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 डॉट सी। ठीक है, अब यहां एक देखिए, और जो ये कंडीशन क्या होती है, गामा 1 लेस देन n लेस देन गामा, ये कंडीशन थी अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गामा है ग्रेटर देन n है, गामा ग्रेटर देन n है, और n है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां आप देखिए n माइनस गामा है, क्या है, n माइनस गामा है, तो n छोटा है, गामा बड़ा है, तो कहने का मतलब ये छोटा है जब ये बड़ा है तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव। n बड़ा है 1 से, n बड़ा है 1 से, n ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव आएगा। cv dt dq is equal to m cv dt, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो कहने का मतलब ये जो टर्म्स है ये भी पॉजिटिव। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ऑल ओवर इसका मैग्नीट्यूड किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो कहने का मतलब सी पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सी पॉलिटिक में कह सकता हूं जो मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो यही अब तो अपने को प्रूव करना था, सी पॉलिटिक में नेगेटिव, यही तो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहता है कि जो सी पॉलीट्रॉपिक है वह नेगेटिव है, वह नेगेटिव है। तो हेंस लिखेंगे, हेंस द स्पेसिफिक heat of polytropic process is always negative, is always negative। ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव में रहे। देखो अब इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अपन ने मैथमेटिकली इसको समझा है कि यह जो प्रोसेस है यह अपना जो नेगेटिव स्पेसिफिक हीट देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कम हो रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीज। स्पेसिफिक हीट कम होना उसका मतलब है टेम्परेचर कम होना। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब वर्क बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वर्क बढ़ रहा है। तो यह जो एक्सिस वर्क है, जो वर्क बढ़ा हुआ वर्क है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, जो वर्क बढ़ा है किससे बढ़ा है, अगर CV की वैल्यू कम है या C की वैल्यू कम है, ठीक है, और D की वैल्यू बढ़ रही है और DW की वैल्यू बढ़ रही है, तो कहने का मतलब DQ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कंपेयर कर सकते हैं ना, जो हीट ट्रांसफर की तुलना में वर्क डन अपना ज़्यादा हो रहा है, हीट ट्रांसफर की तुलना, इसका मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर की तुलना में अपना वर्क डन ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीट्रॉपिक नेगेटिव आया है, इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से उसका जो वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, किसके कंपेयर में, हीट ट्रांसफर के कंपेयर में। तो यह ये शो करता है कि जो इसका एक्सिस वर्क है, दिस एक्सिस वर्क जो ये वर्क है ये कहाँ से आया, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से आया, ठीक है। देयरफॉर तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो अपना जो इंटरनल एनर्जी वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो पॉलीट्रॉपिक की जो स्पेसिफिक हीट होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन है। अब अपन देखते हैं, अब इसमें और भी है, जैसे कि अब देखते हैं फ्री एक्सपांशन।
क्या होता है। फ्री एक्सपांसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत अभी जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें वही हैं, उन्हीं चीज़ों को अपन इम्प्लीमेंट करके यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है उन्हीं को ही अपन यूज करके आगे पीछे करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं फ्री एक्सपांसन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपना अगला टॉपिक फ्री एक्सपांसन। फ्री एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन का मतलब क्या हुआ? फ्री एक्सपांसन का मतलब होता है एक्सपांसन, एक्सपांसन ऑफ एनी गैस, एक्सपांसन ऑफ एनी गैस अगेंस्ट द वैक्यूम, अगेंस्ट द वैक्यूम, against the vacuum, against the vacuum is known as free expansion. फ्री एक्सपांसन। अब देखिए फ्री एक्सपांसन है, ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जहां गैस का एक्सपांसन, जहां गैस का एक्सपांसन किसी सिस्टम में वैक्यूम के अंदर हो रहा है, अगेंस्ट द वैक्यूम, गैस का जो एक्सपांसन है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? वैक्यूम के अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स है जो वैक्यूम, अगेंस्ट द वैक्यूम, अगेंस्ट द वैक्यूम, ठीक है। ये टर्म्स बहुत हो रहा है, तो उस टाइप का जो एक्सपांसन होगा वो क्या कहलाएगा? फ्री एक्सपांसन कहलाएगा। फ्री एक्सपांसन के लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन, ये गैस है और इधर वैक्यूम, ये गैस है इधर वैक्यूम है, ठीक है। और ये क्या है? आइडियाबैटिक आइसोलेटेड है, इसके यहाँ पे बाउंड्री से इधर कोई वर्क नहीं हो रहा है, बाउंड्री से इधर कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड है, एडियाबैटिक है, ठीक है। ये सिस्टम मैंने माना जो क्या है? एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है, उसके साथ साथ क्या है? एडियाबैटिक है तो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी है। अब इरिवर्सिबल कैसे है देखिए, अब ये गैस है, अब यहाँ ये छोटा सा ओरिफिस है, यहाँ पे एक मैंने माना कि यह क्या है? ओरिफिस है, ठीक है। अब इस ओरिफिस के कारण क्या होगा? वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, यह इसको वैक्यूम करने की कोशिश करेगा, सक करने की कोशिश करेगा, वैक्यूम में सक करने के, तो सक करने के हिसाब से जो इस गैस के जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे? इसके अंदर इनलेट हो जाएंगे, गैस के जो पार्टिकल है इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आने के साथ साथ वो क्या करेंगे? इसकी जो बाउंड्री है अंदर वाली बाउंड्री है उसके चिपक जाएंगे, ये जो गैस पार्टिकल है ये क्या करेंगे? वैक्यूम इसको सक करेगा, जैसे ही सक करेगा इसको, ये यहाँ ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, और ये अपन क्या मानते हैं? इनके बीच में अब ये यहाँ चिपकेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन भी होगा, यहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन भी होगा, तो फ्रिक्शन है। और अपन जो रिवर्सिबल साइकिल मानते थे, रिवर्सिबल सर्कल मानते थे, तो रिवर्सिबल की कंडीशन एडियाबैटिक रिवर्सिबल की कंडीशन ये थी कि उसमें जो अपन मानते थे रिवर्सिबल मींस फ्रिक्शन लेस प्रोसेस,
फ्रैक्शन लेस प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, ये वास्तविक है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो यह हाईली रिवर्सिबल होगा। फ्रैक्शन जहाँ होगा वह हाईली इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, according to first law of thermodynamics, dq is equal to dq is equal to du plus dw। फ्री एक्सपांशन में हीट ट्रांसफर कैसे वर्क करता है वो अपन देख रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ एनी एक्सपांशन ऑफ एनी गैस अगेंस्ट द वैक्यूम, ये गैस है, इसमें एक ओरिफिस है बीच में, और इस साइड वैक्यूम है, इस साइड गैस है। तो वैक्यूम है तो इसको सक करने की कोशिश करके पार्टिकल्स इधर आएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब अपन ने क्या माना है, सिंस dq इज इक्वल टू 0, क्यों क्यों एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है, अपन ने माना है एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक होता है तो नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। इसके साथ साथ dw इज इक्वल टू 0, इस केस में dw इज इक्वल टू 0। अब dw इज इक्वल टू 0 क्यों है, तो इसमें क्या है, नो रेजिस्टेंस गिवन बाय सराउंडिंग, नो रेजिस्टेंस गिवन बाय सराउंडिंग। कहने का मतलब क्या है, अपन ने यह माना कि कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है, इस सराउंडिंग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब सराउंडिंग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वर्क डन तो सराउंडिंग सिस्टम बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस केस में, जब ये 0 है अपना, ये भी 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू du, या du इज इक्वल टू 0, du इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स क्या हुआ, u2 बराबर u1, u2 बराबर u1। तो इसका सेंस क्या हुआ कि जो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वह इक्वल हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल, और क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। क्या देखा अपन ने, अपना फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dw। अब यहाँ पे dq 0 होगा क्योंकि एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। सिंस dw इज इक्वल टू आल्सो 0 बिकॉज ऑफ नो रेजिस्टेंस गिवन बाय सराउंडिंग। अब ये अपन ने माना है कि सिस्टम पैक है, बिल्कुल एडियाबैटिक और आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड है तो सराउंडिंग का इफेक्ट कुछ नहीं है इस पे, दैट्स व्हाई dw इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों टर्म 0 हो गई तो du किसके बराबर हो गया, 0 के। du जब 0 है तो अपन क्या से, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du क्या है, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट क्या है, u1 माइनस u2, u2 माइनस u1 होगा, सॉरी u2 माइनस u1, चेंज इन एनर्जी u2 माइनस u1। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, u1 बराबर u2 बराबर u1, या ऐसे कह सकते हैं u इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल। इनिशियल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी के। किस केस में, फ्री एक्सपांशन के केस में। तो फ्री एक्सपांशन अपना क्या कहता है, फ्री एक्सपांशन क्या कहता है, फ्री एक्सपांशन क्या कहता है, फ्री एक्सपांशन कहता है, इन फ्री एक्सपांशन internal energy is
ठीक है, तो ये टर्म्स ये कहती हैं कि इन फ्री एक्सपांशन इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट या इक्वल रहती है। ठीक है, अब अपन बात करें अब यहां देखिए फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, यहां देखिए फॉर आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होता है? टी का। इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका है? टी का। तो यहां मैं ये मान सकता हूं कि जब ये U इनिशियल बराबर U फाइनल है तो यहां भी क्या होगा? टेम्परेचर इनिशियल बराबर टेम्परेचर फाइनल। किस केस में? आइडियल केस में। ये इसका फंक्शन है। जब ये इस सिस्टम के लिए बराबर है तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ T इनिशियली इज इक्वल टू T फाइनल कह सकता हूँ। तो क्या होगा? T इनिशियली बराबर T फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि फ्री एक्सपांशन के लिए जो टेम्परेचर होता है तो वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर रहता है। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल इन टेम्परेचर also equal in free expansion। तो यहां देखिए टेम्परेचर, अपन यहां क्या माना अपन ने? जो इंटरनल एनर्जी के ऊपर कांस्टेंट भी मान सकते हैं, ये इक्वल है तो कांस्टेंट भी मान सकते हैं। दैट्स व्हाई U1 इज इक्वल टू U2। ठीक है, लेकिन इस केस में टेम्परेचर है उसको अपन ने इक्वल तो माना है, लेकिन इस केस में अपन कांस्टेंट नहीं मान सकते। इस केस में अपन कांस्टेंट नहीं मान सकते। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। इसको मैं हटा रहा हूं। कांस्टेंट क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि फ्री एक्सपांशन के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। कांस्टेंट होता तो यही कहता, लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल सेम होगा, लेकिन बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यह जरूरी नहीं है। जैसे मैं इसका टाइम और टेम्परेचर ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ देखता हूं। ग्राफ में देखता हूं तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी टेम्परेचर की। अब यहां पे टेम्परेचर इनिशियल है और यहां पे टेम्परेचर फाइनल है। अपन क्या कह रहे हैं कि फ्री एक्सपांशन में टेम्परेचर इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल हो सकता है। देयर टेम्परेचर is that their temperature may be, their temperature is equal, but it doesn't mean that in free expansion, दिख रहा है? in free expansion temperature is constant। मतलब क्या हुआ? The temperature is equal in free expansion, but it doesn't mean that in free expansion temperature is constant। टेम्परेचर का इनिशियली और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह कांस्टेंट हो। कैसे? अपन ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो T है वह नीचे की तरफ जाएगा और यहां तक वापस टेम्परेचर आते आते ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे जो कम हो रहा है, वो क्यों? फिर गैस का एक्सपांशन हो रहा है, तो गैस का एक्सपांशन हो रहा है तो उस वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है ड्यू टू
गैस एक्सपांशन क्यों कम हुआ? ड्यू टू गैस एक्सपांशन। गैस का एक्सपांशन हो रहा है यहां से यहां फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में इंक्रीज कैसे हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड गैस पार्टिकल। यहां पे टी इनिशियल है, अपन मानते हैं टी इनिशियल और टी फाइनल है, बराबर है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब क्या, टी इनिशियल तो है लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू गैस एक्सपांशन, अब गैस का एक्सपांशन हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, धीरे धीरे जब ये गैस के पार्टिकल इधर आए तब इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से क्या हुआ? हीट बढ़ी, हीट मिली, फ्रिक्शन से हीट मिली, तो फ्रिक्शन से हीट मिली तो हीट ने क्या किया? इसका टेम्परेचर वापस बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो यहाँ नीचे होते हुए कम होते हुए वापस ऊपर बढ़ते हुए कहाँ पहुंच गया? फाइनल पॉइंट पे। और उसकी जो स्टेज मिली वो अपने को कहाँ मिली? टेम्परेचर फाइनल, इनिशियल और फाइनल। तो अपन क्या कह सकते हैं? इन फ्री एक्सपांशन टेम्परेचर at initial at final is equal, but no, it doesn't mean it's always constant. यह जरूरी नहीं है कि यह कांस्टेंट रहे, और न ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपांशन होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा। उसके साथ साथ अपन ने माना है कि यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और अपन ने कंसीडर भी किया है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, बिल्कुल है, फ्रिक्शन यहाँ पे है। किसके बीच में? गैस पार्टिकल और इस वॉल के बीच में, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से इसने फाइनल टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और ये कहां पहुंचा? जाके जहां इनिशियल पॉइंट है वहां पे ये फाइनल पे पहुंच गया। तो ये था अपना फ्री एक्सपांशन, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्री एक्सपांशन का ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, ए सिस्टम अंडरगोज अ वैक्यूम, ए सिस्टम अंडरगोज अ वैक्यूम, तो उसका मतलब आप समझ जाना ये फ्री एक्सपांशन की बात कर रहा है। उस क्वेश्चन में कहीं भी वैक्यूम वर्ड आया, इसका मतलब यहाँ फ्री एक्सपांशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यह था फ्री एक्सपांशन, इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।